नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले हम आपको कैलिफोर्निया की खबर दिखाते हैं। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर 12 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल गाजा पर संघर्ष को लेकर फ़लस्तीनी समर्थक छात्रों ने जबरन विश्वविद्यालय अध्यक्ष के कार्यालय में खुद को बंद कर लिया, जिसके बाद छात्रों और अधिकारियों के बीच में झड़प हो गई। स्टैनफोर्ड के मुताबिक छात्रों के प्रदर्शन शुरू होने के बाद पुलिस को बिल्डिंग में अंदर घुसने के लिए लगभग 2 घंटे लग गए। सेलर स्कूल के प्रोवेट जेनी मार्टिनेज ने बयान देते हुए कहा कि छात्रों के इस कृत्य में मैं काफ़ी दुखी हूँ, चिंतित हूँ। जिन आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें निलंबित किया जाएगा। साथ ही कई सीनियर छात्रों को भी अब स्कूल में डिग्री पूरी नहीं करने दी जाएगी। कोरोना से भी खतरनाक माना जा रहा है H5N1 वायरस कई देशों में तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में अमेरिका के कई शहरों में इसके गाय और दूध के माध्यम से इंसानों में फैलने के मामले सामने आए हैं। इसी महीने शुरुआत में भारत में भी H5N1 वायरस के मामले बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। एविनिया इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला, महाराष्ट्र, नागपुर जिला, झारखंड, रांची जिला, केरल, अल्पुझड़ा, कोट्टयमा और पथानामथिट्टा जिले को विशेष सावधानी बरतने रहने की सलाह दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू के कारण दुनिया में पहली मौत की सूचना भी दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में बढ़ती आबादी के बावजूद दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां जन्म दर घटती जा रही है। ऐसे में इस देशों की सरकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रही है। इसके लिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। अब जापान के टोक्यो प्रशासन ने देश की घटती जन्म दर से निपटने के लिए एक कदम उठाने का प्रयास किया है। यह सरकार जल्द ही एक डेटिंग ऐप लॉन्च करने वाली है। इस कदम की के CEO एलन मस्क से तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। अमेरिका में एक महिला की किडनी फेल होने के बाद सुअर की किडनी लगाई गई थी, जिसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई थी। अब करीब 47 दिनों बाद डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट की गई किडनी को निकाल दिया है और महिला को किडनी डायलिसिस पर रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रांसप्लांट की गई सुअर की किडनी ब्लड फ्लो प्रॉपर न होने की वजह से डैमेज हो गई, जिसके बाद उन्हें निकालने का फैसला किया गया। सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने के ये दूसरा मामला है। इसके पहले एक शख्स में सुअर की किडनी लगाई गई थी, जिससे महज 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर बनना तर्कविहीन तय है। पाकिस्तान को 2025-26 की अवधि के लिए चुना जाएगा। पाकिस्तान की सदस्यता का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होता है तो यह उसका UNSP में 8वां कार्यकाल होगा। पाकिस्तान करीब 1 दशक बाद UNSP में वापसी करेगा। पाकिस्तान आखिरी बार 13 में UNSP में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल था। पाकिस्तान के आने से भारत की भी चिंता बढ़ सकती है। चीन UNSP का स्थायी सदस्य है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ मोर्चेबांदी कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों संयुक्त राष्ट्र के भीतर एशिया प्रशांत समूह के सदस्य हैं, जिनकी सुरक्षा परिषद में 2 सीटें हैं। समूह में 50 से अधिक सदस्य हैं जो परिषद की सदस्यता के लिए पूर्ण पद्धति का पालन करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान भी समूह के उम्मीदवारों के रूप में एक दूसरे को वोट देते हैं। इसलिए 2019 में पाकिस्तान ने भारत का समर्थन किया था। इस साल भारत के पाकिस्तान का समर्थन करने की उम्मीद है। फिलीपींस के माउंट कनलाओ में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी नेग्रोस आइलैंड पर है। विस्फोट के बाद आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार उठा। यह अभी भी लगातार ज्वालामुखी का मलबा और गर्म राख निकल रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। नेग्रोस के गवर्नर जोस लैक्स के मुताबिक लोगों को वहां से हटाकर ऑक्सीडेंटल प्रांत में ले जाया जा रहा है, जहां अब तक 700 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। फिलीपींस की सरकार ने लोगों से ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में जाने से मना किया है। सरकार ने इलाके में सल्फ्यूरिक गैस फैलने की चेतावनी जारी की है। सल्फ्यूरिक गैस से स्किन एलर्जी और सांस लेने में परेशानी होती है। विस्फोट के बाद नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद इसका मलबा बाहर सड़कों पर नदियों में आ गया। इसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर बाढ़ के पानी और कीचड़ से भर गई। ज्वालामुखी के लगातार छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं और वहां आसमान धुएं से भरा हुआ है। विस्फोट के कारण
कनलाओं शहर के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही इलाके में गुजरने वाली फ़्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य नेताओं ने से मुलाकात के लिए पीएम शरीफ बीजिंग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चीन के दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में संबंध को बेहतर करना, पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर निकालना और निवेश में की संभावनाओं पर बातचीत करना। बता दें कि पीएम शरीफ 4 जून से ही चीन की 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने हाईटेक सिटी शेंजन का दौरा किया, निवेशकों की बैठकों को संबोधित भी किया। शहबाज शरीफ इस दौरान चीन के प्रीमियर लीग क्यांग और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यह यहाँ पाकिस्तान चीन मैत्री और व्यापार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम शरीफ चीन पाकिस्तान और आर्थिक कॉरिडोर पर काम करने वाले चीनी कंपनी के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्रीलंका नेता बेल्लू पिल्लई प्रभाकरन के भाई मनोहरन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उनके भाई और पूरे परिवार की साल 2009 में हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही मनोहरन ने दावा किया कि कुछ लोग भाई प्रभाकरन के नाम पर तमिल लोगों को धोखा देकर ठगी कर रहे हैं। श्रीलंका के एक पोर्टल के मुताबिक देवकरन ने कहा, बेल्लू पिल्लई प्रभाकरन उनकी पत्नी और 3 बच्चों की 2009 में श्रीलंका युद्ध के अंतिम चरण में हत्या कर दी गई थी। लिट्टे ने 2009 में इसके पहले 30 सालों तक तमिल को अलग से के लिए उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के सैन्य अभियान चलाया था। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक मनोहरन ने बताया कि यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें प्रभाकरन और उनके परिवार वालों को जिंदा बताकर तमिलों से पैसे ठगने की कोशिश की गई। प्रभाकरन का बड़ा भाई होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभाकरन की जिंदा होने की बकवास और इस ठगी को सबके सामने लाऊं। बता दें कि मनोहरन ने 1975 में श्रीलंका को छोड़ दिया था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री वेरी बुच बिलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी, जिसमें यह परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ान वाली पहली महिला बन गई। यह मिशन, जिसे बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट कहा जाता है, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नियमित क्रू फ्लाइट की तैयारी में स्टारलाइनर को प्रमाणित करना है। यदि यह मिशन सफल रहता है तो स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में स्थित प्रयोगशाला में लाने और ले जाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। ड्रैगन के बाद यह उपलब्धि हासिल करेगा। सुनीता विलियम्स के लिए यह उड़ान उनके अद्वितीय करियर में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके पहले उन्होंने 2006, 7 और 12 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। संयुक्त राज्य अरब अमीरात के नेता ने तालिबान सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की है। अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है, दरअसल हक्कानी तमिल सरकार में एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है और अमेरिका ने जिन आतंकवादियों को मोस्ट वांटेड घोषित किया है उसमें उनका नाम भी शामिल है। ये कितना खूंखार आतंकी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। हक्कानी पर अमेरिकी नागरिक की मौत में शामिल होने और कई हमले करवाने जैसे आरोप हैं। दोनों ही के बीच में मुलाकात अमीरात की राजधानी में कसर अल साती महल में हुई। बैठक में तालिबान से निपटने के लिए तरीके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विभाजन पर बातचीत हुई। पश्चिमी देश अभी भी तालिबान को काबुल की सरकार के रूप में मान्यता नहीं देते। मध्य पूर्व और अन्य देशों ने वहीं तालिबान के कई बार संपर्क किया। दोनों पक्षों के दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, आपसी हितों, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।